PRO ARO री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की क्लास चल रही है और यह जो करंट अफेयर है जनवरी 2025 का करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर है और इसमें जनवरी महीने के टॉप 50 MCQ लिए गए हैं। इस क्लास से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आरओ के एग्ज़ाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि आरओ हो या पीसीएस हो, एग्ज़ाम से 3 से लेके 6 महीने तक का करंट सबसे ज़्यादा फोकस का होता है। उसके बाद धीरे धीरे वह फोकस करंट अफेयर से घटने लगता है। अधिकांश क्वेश्चन लगभग इन्हीं 6-7 महीनों से आते हैं जो एग्ज़ाम से पहले के। तो क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है, स्वाभाविक है पेपर बन गया होगा जून में, तो अगर जून में पेपर बना है तो जून से पहले के जो महीने हैं, चाहे वो मई हो, अप्रैल हो, मार्च हो, जनवरी, फरवरी हो, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास में टॉप 50 MCQ हम जनवरी मंथ 2025 के देखेंगे और आपको इसकी जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज की जो हमारी क्लास है जनवरी 2025 के करंट अफेयर की है। इसी में हम जनवरी माह के टॉप 50 MCQ देखेंगे जो जनवरी मंथ के हैं। तो यहाँ से हमारी क्लास शुरू होती है जनवरी 2025 के करंट अफेयर के टॉप 50 MCQ। तो शुरू करते हैं। पहला MCQ है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये करंट अफेयर जनवरी मंथ का है तो जनवरी के महीने में ही होगी वो मतदाता दिवस। तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बताना है भारतीय चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है और यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वह आर्टिकल बताना है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया। CBDC होती क्या है और इस पर प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगाया। यह एक तरह की डिजिटल मुद्रा है, जिस तरह बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसी है, उसी तरह की है और इसको केंद्रीय बैंक जारी करते हैं, जबकि बिटकॉइन वगैरह केंद्रीय बैंक जारी नहीं करते, ना उन बैंकों का नियंत्रण होता है जो क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन जो ये है CBDC ये केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी की जाती है और इन्हीं पर इनका नियंत्रण होता है। जिस तरह से एक हमारी पेपर मुद्रा होती है जैसे 100 के नोट, 200 के नोट, और ये डिजिटल। तो अब इस डिजिटल, क्योंकि भविष्य इसी का ही आगे, तो इसी को ध्यान में रखकर हर केंद्रीय बैंक एक अपनी CBDC लाना सोच रहा है। तो ये केंद्रीय बैंक जारी करता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। और अमेरिका का कौन सा है? फेडरल रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को मापने का जो आधार है वो किस आधार पर मापा गया? राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर, राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर। यह जो मापा गया राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर ही राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया जाता है। इसी के आधार पर यह सूचकांक बनता है, क्योंकि आपने देखा ये राजकोषीय है और राजकोषीय का ही सूचकांक है, तो उसी का हमें स्वास्थ्य मापना है कि राजकोषीय घाटा क्या है, उसकी स्थिति कैसी है। हाल ही में भारत में कौन सी औद्योगिक क्लस्टर WE पहल में शामिल हुई? यह औद्योगिक क्लस्टर जो WEF पहल में शामिल हुई है वह है गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली और मुंद्रा। गोपालपुर कहाँ पर है? गोपालपुर उड़ीसा में। काकीनाडा कहाँ पर है? काकीनाडा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, आपको बताना कहाँ पर है। मुंबई, केरल और मुंद्रा कहाँ है? गुजरात में। तो ये सारे के सारे औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए। आपको उनका नाम याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा। ये क्या है? किस्वा होता क्या है? और ये चर्चा में रहा हाल ही में करंट में। ये ऑप्शन है। ये जो होता है किस्वा, मक्का में हाथ को ढकने वाला कपड़ा होता है। जब हम मक्का मदीना में अपनी हज यात्रा के लिए जाते हैं तो जब वो वहाँ पर हाथ ढकते हैं जिस कपड़े को, उसी को बोलते हैं किस्वा। तो नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन यह किया है गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह जो राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन है, आदिवासी कार्य मंत्रालय ने किया है, क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है वह स्वास्थ्य चुनौतियों से नॉर्मल लोगों की अपेक्षा ज़्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं। एक तो उनके जो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वह कैसी है, वह समाज के मुख्य हिस्से से अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे वायरस है, बैक्टीरिया है, उनसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो उसी से संबंधित है। ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? यानी कि ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता का जो संरक्षण किया जाए, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है सबसे ज़्यादा, कि आप अमेजन से कुछ मंगा लेते हैं, या कहाँ से मंगा लेते हैं, जोमेटो से कुछ मंगा लेते हैं, या कोई भी जो होम डिलीवरी आती है वो किससे आती है, वो ई कॉमर्स का ही तो हिस्सा है। तो उसमें उपभोक्ताओं के साथ साथ कभी छल हो जाता है, जैसे खराब वस्तुएं दे देना, जो वस्तुएं बताई गई थी और जो उसमें लेते समय गुण और दोष बताए गए थे वह बाद में नहीं होते, और कई बार नकली सामान दे देना। तो ये भी तो एक समस्या है। तो वो बताना कि इसमें से क्या नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी इसको फोकस करता है। वस्तु एवं जीएसटी ढांचा भी इसको फोकस करता है, वस्तु सेवा कर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यह भी इसको संरक्षण करता है उपभोक्ताओं के लिए। सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म, यह इसको संरक्षण नहीं करता, यह किसी और चीज़ के लिए। तो यही हमारा सी इसमें, हाँ ये तो करता है, सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म तो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किससे संबंधित है, वही डिजिटल कॉमर्स मार्केट के लिए। लेकिन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यह नहीं इसको फॉलो करता, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा नहीं देता, जबकि ये तीनों पहल शुरू की करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 5G सब्सक्राइबर की संख्या के मामले में विश्व में भारत का स्थान पूछना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारा स्वाभाविक है, भारत की जनसंख्या अधिक है, चाइना से भी अधिक हो गई अब तो हमारे यहाँ पर जब उपभोक्ता 5G मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनकी संख्या भी अधिक होगी। तो हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, इसमें दूसरे स्थान पर। भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य क्या है? जूट उत्पादन के लिए पश्चिमी बंगाल काफ़ी समय से भारत में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। हाल ही में मन्नान समुदाय किस राज्य में निवास करता है? मन्नान जो समुदाय निवास करता है वह किस राज्य में निवास करता है? केरल, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान। मन्नान समुदाय यह केरल राज्य में निवास करता है, और यह समुदाय इस बार क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वर्ष क्वेश्चन में एक जनजाति पूछी जाती है ना कि कहाँ पर निवास करती है या कौन से राज्य में निवास करती है, तो इस बार इसके आने की संभावना पूरी है। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाता है? बर्ज प्रहार, गरुड़ शक्ति, पराक्रम या सिम्बैक्स। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स का आयोजन किया जाता है। यह नेवी का एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच। तो बी इसका ऑप्शन है। हाल ही में चर्चा में रहे सप्लाइड साइड नीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सप्लाइड जो साइड नीति है इसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? सप्लाई, आपूर्ति से। तो आपूर्ति बढ़ाकर ही हमें क्या करना है? आर्थिक वृद्धि करना है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा INS सूरत, ये किस श्रेणी का जहाज है? INS सूरत एक नेवी जहाज है। यह जो जहाज है बताना है, 4 ऑप्शन है कि फ्रिगेट है, पनडुब्बी है, विध्वंसक पोत है या एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह जो है यह हमारा एक विध्वंसक पोत है। कैसा है? विध्वंसक पोत। जिस तरह से आप देखते हो अमेरिका में जहाज़ों की एक श्रेणी होती है, जैसे इसी तरह से भारत में जो जहाज़ है उनकी भी एक श्रेणी होती है। अमेरिका में तो जहाज़ की उसके राज्यों के नाम पर भी रख दिए जाते हैं, वाशिंगटन, टेक्सास, इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ पर जो राज्यों के नाम पर जहाज़ ना होकर उनके नाम कुछ इस तरह से रखे जाते हैं, जैसे सूरत, कलवेरी श्रेणी,
नीलगिरी श्रेणी, इस तरह से। तो ये INS सूरत जो है यह एक तरह का विध्वंसक पोत है। हाल ही में चर्चा में रहा चित्तल कहाँ पाए जाते हैं? चित्तल एक तरह का हिरन टाइप का होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल हिमालय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, केवल अफ्रीका में और केवल अमेरिका में। यह जो पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? उसमें अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिणी एशिया के सारे देश शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, और ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में चित्तल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सैन्य बल की है? यह जो जिम्मेदारी है सीमा सुरक्षा बल, जिसको SSB कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी है। SSB भारत और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रबर उत्पादकों, हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है और यह इस बार परीक्षा में आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। INS कनेक्ट प्लेटफॉर्म यह रबर उत्पादकों और उपभोक्ता, जो इसके उपभोक्ता है यानी कि उपयोग करता है, उनको जोड़ना है। यानी जो रबर है जहाँ से प्रोडक्शन होता है और जो उसका यूज करते हैं उपभोक्ता, उनको आपस में जोड़ना है, इसलिए इसको क्या कहा रहा है? INR कनेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्थान की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया? लोकपाल का गठन किया गया था योजना आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, नीति आयोग या संसद की संयुक्त समिति। लोकपाल भारत में जो स्वीडन का एम्बुड्समैन है उसी को भारत में लोकपाल कहा जाता है, और स्वीडन देश से ही भारत ने यहाँ जो लोकपाल की अवधारणा ली गई है, स्वीडन देश से ही। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो भारत में जो लोकपाल है उसके गठन की सबसे पहले जो सिफारिश की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। किसने की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अभी तक भारत में 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने। फर्स्ट ARC बना था, पहला ARC फर्स्ट, और एक था सेकंड। फर्स्ट बना था 1966 में। कब बना था? 1966 में बने थे, और दूसरा बना था 2005 में। यह फर्स्ट ARC के पहले जो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई थी। बाद में किसने इसकी अध्यक्षता की थी? हनुमतैया ने। और जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार है इस आयोग की अध्यक्षता की थी वीरप्पा मोइली ने। और सेकंड RC में 14 रिपोर्ट है। कितनी? टोटल 14 रिपोर्ट है, जिसमें 4th रिपोर्ट इसकी इथिक्स से संबंधित है। तो भारत में जो लोकपाल की अवधारणा है यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहली बार इसका नाम आया है, और एम्बुड्समैन अवधारणा जो स्वीडन की है वहाँ से इसको लिया गया है। दक्षिणी कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या है? दक्षिणी कोरिया में हाल ही में जो राजनीतिक संकट हुआ है उसका मुख्य कारण है राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर जाना, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो गया? समस्या उत्पन्न हो गई। दक्षिणी कोरिया आप जानते हैं कहाँ पर है? ये हमारा ये जापान का देश है। ये चीन की चिल्ली की खाड़ी या पीली खाड़ी भी बोलते हैं, जहाँ पर हांगहो नदी जाके गिरती है, जिसको पीली नदी भी बोलते हैं, लोइस के मैदान से गुजरती है। तो ये जो प्रायद्वीप है ये कोरिया प्रायद्वीप है, ये वाला। इसके 2 हिस्से, इसका उत्तरी हिस्सा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी कौन सी है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। और दक्षिणी कोरिया की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जैसे LG कंपनी वहाँ की, सैमसंग कंपनी है, एक कार की जो किया कार जो हमारे यहाँ से इंडिया में घूम रही है आजकल, वो भी दक्षिणी कोरिया की। तो दक्षिणी कोरिया में हाल ही में मार्शल लॉ लागू हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर राजनीतिक संकट गहरा गया। रबर उत्पादक के लिए हम जाने जाते हैं, और कौन सा प्लेटफॉर्म अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया? INR कनेक्ट संगठन, जो
प्लेटफॉर्म जो रबर के उत्पादक और उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ेगा। और आपको पता है कि रबर बोर्ड कहाँ पर है भारत में? यह केरल के कोट्टम में है। रबर बोर्ड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। और हाल ही में भारत सरकार ने एक हल्दी बोर्ड का गठन किया है, और वह कहाँ पर किया गया है? उस वह हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय होगा वह तेलंगाना राज्य का में होगा। आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का कौन सा सिटी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय होगा। ये क्वेश्चन इस बार आएगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति की सीमा क्या है? तो इसकी जो गति है डाउनलोड की, कम से कम 100 Mbps डाटा को एक सेकंड में, Mbps यानी कि इतने सेकंड में डाटा हमारा डाउनलोड हो जाना चाहिए एक सेकंड में। यह इस मिशन की क्या है? उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय, या यह एक स्वायत्त बोर्ड है? यह जो बोर्ड है रबर बोर्ड, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और रबर का जो बोर्ड है, राष्ट्रीय रबर बोर्ड, उसका मुख्यालय केरल राज्य के कोट्टम में है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाल ही में रूस की किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की योजना बना रहा है? रूस को, क्योंकि रूस को लगातार नाटो देशों से चुनौती मिल रही है, तो रूस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM को तैनात करने जा रहा है, जिसका नाम है क्या है? टोपोल M यार्स RS-28 सरमत वोल्गा 25। तो कौन सा है? यह है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM 28 सरमत। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है ICBM, उनकी जो वो होती है लॉन्ग रेंज की होती है, पूरे महाद्वीप को कवर कर लेगी। यानी कि जैसे एशिया महाद्वीप, क्योंकि इसका मुख्य क्या है, इसके जो मुख्य विरोधी है नाटो कंट्री है रूस के, तो इसका सारा जो इक्विपमेंट होगा, यानी कि इसका जो पूरी डिफेंस नीति होगी नाटो देशों को फोकस करके बनाएगा। ऐसा थोड़ा है कि भाई उसकी बुरुंडी से कोई रूस की लड़ाई है वो बुरुंडी को फोकस करेगा। तो इसकी मुख्य लड़ाई नाटो से है। नाटो का मुख्य कौन है नेता? अमेरिका है। तो अमेरिका को फोकस करके ये पूरे अपने हथियार डेवलप करेगा। तो यह जो मिसाइल है इसकी तैनाती की बात कर रहा है RS-28 सरमत, और यह इतनी अधिक पावरफुल है कि एक मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार लेके जाती है। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विश्व का समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोवा में। तो कहाँ आयोजित किया गया? यह सम्मेलन आयोजित किया गया तमिलनाडु के चेन्नई में। और चेन्नई आपको पता है भारत के 13 मुख्य बंदरगाहों में से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यह किस तट पर है? यह कोरोमंडल के तट पर है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं ये, तो तमिलनाडु यहाँ पर है। तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल का तट कहलाता है, और जो केरल का तट है वो कौन सा कहलाता है? मालाबार तट। और गोवा और कर्नाटक से जो लगता तट है कन्नड़ तट कहलाता है। और गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है कोंकण तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश का जो तट है उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और उड़ीसा का जो तट है उत्कल तट कहलाता है। तो कोरोमंडल तट पर ही चेन्नई है। चेन्नई एक महत्वपूर्ण 13 बंदरगाहों में से एक है, और यहीं पर विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन आयोजित किया गया। और यह क्वेश्चन आपको 100% इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन था जो किसी भारत के शहर में आयोजित किया गया। हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया? सीरिया का एक सिटी है, उस पर इस्लाम के जो इस्लामी विद्रोही गुट है उन्होंने कब्जा कर लिया। वह शहर है अलेप्पी। क्या है? अलेप्पी। नेक्स्ट देखते हैं। और सीरिया कहाँ पर है? सीरिया भूमध्य सागरीय देश है, और इसकी जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है। पुरुष जूनियर एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान। यह जो खिताब जीता पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी चैंप का जो खिताब जीता है, ये आएगा क्वेश्चन इस बार, क्योंकि भारत ने जीता है
ये इम्पोर्टेंट है यानी कि हमारे लिए। हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? वह प्रोटीन यहाँ पर दी गई है। HIV प्रोटीन, HAC17 प्रोटीन, इन्फ्लुएंजा प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन। तो यह प्रोटीन मलेरिया या कोविड जैसी जो बीमारी है उसके लिए इसको महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है। यह नाम है HAC17 प्रोटीन और ये इम्पोर्टेंट है। बायो वाले सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रोटीन से हमें लगता है कि ये यार बायोलॉजी का पर्सन है, कैसे है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का क्या नाम है? गूगल कंपनी है, आप जानते हैं गूगल को करते हैं ना, तो उसके क्वांटम प्रोसेसर का नया नाम है विल्ला। विल्लो इसका नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? न्यू ग्लेन रॉकेट है, तो यहाँ पर कंपनी दी गई है स्पेस एक्स जो एलन मस्क की है, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। यह जो रॉकेट है ब्लू ओरिजिन कंपनी का है। किसका है? ब्लू ओरिजिन कंपनी का न्यू ग्लेन रॉकेट। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट को आप एक तरह से ट्रक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ट्रक। या आप इसको क्या मान सकते हैं? बाइक मान सकते हैं। इसके ऊपर इधर पेलोड रखा होता है, वो पेलोड होता है सैटेलाइट। इसका अब ध्यान से देखिए कि क्या है। अगर आपने ये चीज़ कंसेप्ट समझ लिया तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। ये वाहन है, वाहन क्या है? ये वाहन है हमारा, और इस वाहन का मुख्य उद्देश्य है, ये वाहन है, क्या है? वाहन। जो रॉकेट होता है एक तरह का वाहन है। जिस तरह से हमारी सड़कों पर क्या दौड़ते हैं? ट्रक दौड़ते हैं, ऑटो दौड़ते हैं, टेम्पो दौड़ते हैं, बाइक दौड़ते हैं। तो ये क्या है? एक जगह से दूसरी जगह से कोई यात्री को, सामान को पहुंचाते ही तो है, ये इनका काम है। इसी तरह से इस वाहन का काम, जिसको हम अंतरिक्ष के लिए यूज करते हैं, ये एक तरह का वाहन होता है। यह पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करता है। और यही वाहन, अगर ये तो इसका है शांतिपूर्ण उपयोग, यही वाहन परमाणु हेड को भी अपने साथ ले जा सकता है, विस्फोटक पदार्थ को। जब ये शांतिपूर्वक यूज करते हैं तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि इस जो रॉकेट है इसको व्हीकल बोलते हैं, और ये जो ऊपर पेलोड रखा है ये है हमारी सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में हम स्थापित करते हैं। आपने सुना होगा कि GSLV-50 ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, PSLV ने ये सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, या एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, उसका फाल्कन रॉकेट है, उसने ये सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। तो ये तो थी सैटेलाइट की बात। जब यह पेलोड कोई हथियार हो, जैसे परमाणु बम हो, ठीक है, इसमें विस्फोटक पदार्थ हो, तो ये कहलाती है मिसाइल। पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? मिसाइल। क्योंकि ये जो ऊपर की चीज़ है ये इसमें बम होता है, यानी कि विस्फोटक पदार्थ होता है, और जो इसको नीचे ये वाला हिस्सा होता है ये लेके जाता है, ये वाहन होता है। इस वाहन के ऊपर ही ये पेलोड होता है। जब वाहन के ऊपर पेलोड हमारा बम होता है तो वो मिसाइल बन जाता है, और जब वाहन के ऊपर पेलोड हमारा कोई सैटेलाइट बनता है तो अंतरिक्ष मिशन बन जाता है। अभी तक अंतरिक्ष मिशन कैसे थे? ये वाहन थे, ऊपर जाते थे, नष्ट हो जाते थे और वहीं पर समाप्त हो जाते थे। तो इस तरह से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा था। जो भविष्य में हमारी जो जिंदा सैटेलाइट है, एक्टिव सैटेलाइट है, उनके लिए भी खतरा है। और जो नीचे से हम स्पेस स्टेशन जो ऊपर काम करता है उसके लिए भी खतरा है। तो अमेरिका की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क की, उसने क्या काम किया कि हम एक ऐसा वाहन डिजाइन करते हैं, ये लॉन्च जो रॉकेट है, जो बार बार हमारे वहाँ पर सैटेलाइट को छोड़ के आ सकता है, फिर आए फिर चला जाए, फिर आए फिर चला जाए। तो इससे क्या होगा? एक तो खर्च कम आएगा, क्योंकि पहले सैटेलाइट क्या लॉन्च व्हीकल जो रॉकेट होते हैं वो क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे ऊपर ही। लेकिन जब हम मल्टी यूजेज सैटेलाइट वो लॉन्च व्हीकल बना देंगे तो वो कई बार अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ के आ सकता है। इससे लागत कम आएगी, अंतरिक्ष कचरा कम फैलेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ही फाल्कन रॉकेट बना रहा है कौन? ये स्पेस एक्स कंपनी,
जो एलन मस्क थी वो उसी पे काम कर रही। और इसी तरह का भारत सरकार का अपना प्रोजेक्ट है अवतार, जो अंतरिक्ष में रॉकेट को छोड़ के आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की आवश्यकता। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच का जो पुल है उसका क्या नाम रखा गया? कन्याकुमारी में भारत का पहला कांच का पुल बनाया गया। और विश्व में पहला कांच का पुल कहाँ पर बनाया गया था? चीन में। चीन ने टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत डेवलप कर लिया है। चीन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो कन्याकुमारी में जो ये पुल है इसका नाम है कन्याकुमारी सी ब्रिज। क्या है? कन्याकुमारी सी ब्रिज। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में, और यह भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। केप कोमोरिन भी जिसको बोलते हैं। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोल। और जबकि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन है भारत का? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गोहिर माथा, जो गुजरात राज्य में है। और तिब्बती अरुणाचल में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यानी कि भारत के 4 पॉइंट है ना अलग अलग इस तरह से। तो मुख्य भूमि का बिंदु है केप कोमोरिन, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं। वहीं पर ये भारत का पहला कांच का ब्रिज लॉन्च किया गया। भारत का सकल गैर निष्पादित आश्रित GNPA अनुपात कितना है? यह है 2.6। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NPA इस तरह से होता है जब बैंक अपना जो धन हुए किसी को कर्ज देते हैं, ऋण देते हैं, लोन देते हैं, जब उसकी किस्त ना आए और उनको लग जाए कि अब यह डूबने वाला है, तो उसको ही NPA बोलते हैं। NPA की कई श्रेणी होती है टाइम के आधार पर। जैसे 12 महीने में हमारा ब्याज भी नहीं आए और मूलधन भी नहीं आए, 18 महीने में या 24 महीने में, तो उनको NPA की अलग अलग कैटेगरी होती है। तमूल लोसार किस समूह द्वारा मनाया जाता है? यह एक क्या है? तमूल लोसार एक त्यौहार है और यह मनाया जाता है किस समुदाय द्वारा? गुरुंग समुदाय द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? यह रिपोर्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। यह व्यावसायिक वातावरण और निवेश के माहौल का मूल्यांकन करती है। ये किसी देश का, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक है, यह देखती है कि कोई देश में व्यवसायिक करने की क्षमता कैसी है, उसमें निवेश के लिए क्या माहौल है, निवेश के लिए सरकार की क्या वो है, एकल खिड़की है कि एक ही खिड़की पे जाकर निवेश की प्रक्रिया सारी पूरी हो जाएंगी, मल्टी खिड़की है, कितना समय लगता है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। तो यह वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट इस चीज़ का मूल्यांकन करती है, किसी भी देश के व्यावसायिक वातावरण का और निवेश माहौल का। शाक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज, यानी कि अब इंजेक्शन बिना सुई के ही आपको दे दिया जाएगा। और यह किस पर आधारित है? शाक वेव पर आधारित है। और शाक वेव में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों का। अभी तक आप बचपन में डरते होंगे, जैसे इंजेक्शन देखा डॉक्टर के हाथ में, पोलियो का जब टीका लगता है तो डर जाते होंगे, लेकिन अब वो सुई वाला झंझट ही खत्म है। अब किसके द्वारा? ध्वनि तरंगों के माध्यम से आराम से आपको इंजेक्शन लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत का पहला स्टील फ्रिगेट जो बनाया गया उसका क्या नाम है? नेवी के लिए प्रोजेक्ट 17A चल रहा है, उसी के तहत भारत में स्टील्थ फ्रिगेट बनाने हैं। स्टील्थ का मतलब होता है जो किसी भी रडार की पकड़ में ना आए। स्टील्थ मिसाइल भी हो सकती है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, स्टील्थ फ्रिगेट भी बना रहे हैं जो नेवी यूज करती है। तो उसका क्या नाम है बताना है। विशाखापट्टनम, मारमगांव, इम्फाल, नीलगिरी। देखो हमारे यहाँ पर जो भी नौसेना के जहाज है उसका किसी राज्य के नाम पर नहीं होता, राज्यों के सिटी के नाम पे हो सकता है। जैसे इम्फाल किसी राज्य का नाम, विशाखापट्टनम किसी राज्य का सिटी का नाम है। तो यहाँ पर नीलगिरी से संबंधित है पहला जहाज का क्या नाम है? स्टील्थ फ्रिगेट है ये, और प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया जा रहा है। नीलगिरी हमारी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। क्या है? मिलन बिंदु है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और दोदा बेटा कहाँ पर है? यह तमिलनाडु केरल की सीमा पर अवस्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? जब हमारा बजट सत्र चल रहा हो उसी समय पूरक
अनुदान की मांग की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शरत का पूरा नाम क्या है? शरत का पूरा नाम है सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल। शरत का जो पूरा नाम है सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल। जैसे कहीं पर कोई आपदा हो गई, आग लग गई, व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता बिल्डिंग के, तो क्या है, हम इस तरह के रोबोट या इस तरह के टूल बना रहे हैं जो अंदर जाके घटना का देख सके क्या है, अगर कोई हताहत है तो उसको वापस ला सके, तो सर्च करेगी और उसको रेस्क्यू करेगी। इस तरह का यह टूल है सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल। जैसे अभी तक क्या है, अभी तक मानो ज्वालामुखी के अगर अंदर हमें झांकना है कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसा होता है, तो मनुष्य थोड़ा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से तो हमेशा पद ऐसे निकलते रहते हैं। तो आज हमारे पास तकनीकी क्या है, बहुत सारे। एक तो है रोबोट, रोबोट को भेज सकते हैं, ऊपर से भेज सकते हैं हम ड्रोन, काफ़ी हाइट से ड्रोन तस्वीर ले सकता है। ये आप न केवल ये व्यक्ति का जीवन आसान कर रहा है, आपदा के समय बचाव का भी कार्य कर सकता है, जैसे आग लग जाए कहीं पर। लेकिन इनका हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू। जहाँ इनका हम शांति काल में भी उपयोग कर सकते हैं, युद्ध काल में ये अलग युद्ध भूमिका है इनकी। जैसे रोबोटिक सेना अमेरिका तैयार कर रहा है, चाइना तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा रोबोट काम कर रहे हैं चाइना की कंपनियों में। भारत की बहुत सारी कार निर्माता कंपनी है जो रोबोट, जहाँ इंसान काम करने में खतरा है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, तो वहाँ से रोबोट काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहलगाम के बाद ये युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें ड्रोन ने काम किया। इजराइल, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, कौन काम कर रहा है? मुख्य ड्रोन कर रहे हैं, सारे हथियार धरे रह गए। अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य जब युद्ध हुआ तो ड्रोन ने अपनी भूमिका अदा की। तो यहाँ पर ये है, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायक होता है? गोल्ड सियार यानी कि स्वर्ण सियार के बारे में पूछा है कि है क्या चीज़, और ये किस तरह की, यह मैंग्रोव और घास के मैदान के लिए पारिस्थितिक रूप से क्या है, उसको बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका करता है स्वर्ण सियार। इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में यह क्वेश्चन इस बार 100% आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस तरह की नई शब्दावली जिससे बच्चे अपरिचित हैं वो पूछ ली जाती है, और जो करंट में रही है। हाल ही में चर्चा में रहा LSAM-22, ये क्या है? यह एक प्रकार का युद्धपोत है, विमान है, गोला बारूद वाहक जहाज है या पनडुब्बी? यह LSAM-22 एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। देखो, अगर यहाँ पर सैनिक लड़ रहे हैं तो उनके पास गोला बारूद ले जाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो यह इस तरह का कौन है, जहाज है। हाल ही में चर्चा में रहा बैज इंजीनियरिंग क्या है? बैज इंजीनियरिंग, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि नई शब्दावली है जो चर्चा में रही है। यह विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन करता है, यानी कि हमारे पास एक बेस होगा, उसी बेस पर विभिन्न ब्रांड की कारें तैयार की जा सकती है। बैज इंजीनियरिंग उसी को कहा जाता है। प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? प्रवासी दिवस, यह दिवस नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, कहाँ पर किया गया? यह किया गया है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में किया। प्रवासी दिवस का आयोजन गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत में लौटने के, जब वे लौटे 15 जनवरी 1900 को, 15 जनवरी सन 1919 को कब लौटे थे? 15 जनवरी 1915 को लौटे थे शायद। तो उसी को ध्यान में रखकर MLN सिंधवी समिति ने सर्वप्रथम इस दिवस को मनाने की बात कही थी, प्रवासी भारतीय दिवस को। और पहली बार यह 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी दिवस मनाया गया, और यह जो 25वां है भुवनेश्वर में मनाया गया, पहला मनाया गया था दिल्ली में 9 जनवरी 2003 को। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है?
ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को लागू करने जा रही है, क्योंकि जो हमारा युद्ध है अभी तक तो थ्री डायमेंशनल था। कितना? थ्री डायमेंशन, जिसमें हमारी आर्मी होती थी, एयरफोर्स होती थी, नेवी होती थी, लेकिन अब युद्ध हो गया फाइव डायमेंशनल। इसके अंतर्गत क्या हो गया, आर्मी, ये तो तीनों तो है पहले, इनके अलावा दो चीज़ और बढ़ गई। एक तो अंतरिक्ष युद्ध और एक साइबर वारफेयर भी अंतरिक्ष युद्ध के तहत ही, क्योंकि बिना उसके वो काम ही नहीं करेगा। एक ये जो ड्रोन तकनीकी और रोबोटिक्स वारफेयर चल रहा है उसमें, क्योंकि आप देखो, एक मिसाइल को अगर हम किसी देश में एक मिसाइल भेजते हैं तो उस मिसाइल को बनाने में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं। ड्रोन कितने का आ जाएगा? 4 से 5 हज़ार, 10 हज़ार तक का जाएगा। वो ड्रोन भी उतना ही काम करेगा। तो भारत सरकार ड्रोन के लिए भारत को वैश्विक हब बनाना चाह रही है, और भारत सरकार ने बहुत प्रगति की है पिछले 3-4 वर्षों में ड्रोन के लिए, रोबोटिक्स के लिए, जिसकी जो प्रासंगिकता में भारत पाकिस्तान की जो हाल ही में युद्ध जैसी परिस्थिति हुई उसमें देखने को मिली। नेक्स्ट देखें, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? क्लाउड चैम्बर यानी कि एक तरह से जलवायु से संबंधित है ये, और यह किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है बताना है। यह स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया जाएगा। तो आपको परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि यह संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? पुणे में। नेक्स्ट देखते हैं, मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान के लिए पंचायतों को कितने दिन पहले सूचना दी जा सकती है? तो यह जो सूचना दी जा सकती है 10 से 15 दिन पहले दी जा सकती है, मौसम जो मिशन मौसम है उसके तहत। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानसून से पहले की जो सूचना अगर दे दी जाए तो मानसून में जो घटनाएं होने वाली है, जैसे कोई आपदा आ सकती है, ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, तो उससे सब लोगों को सचेत करने के लिए इतने दिन पहले मौसम से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक जलवायु परिवर्तन पर निकली हुई शब्दावली है। UPPCS और UPSC में पिछले 6-7 सालों में प्रत्येक वर्ष आ रही है, इस वर्ष भी आएगी। इसका मुख्य उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है, और भारत 2030 तक अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब है? 2070 तक। PM सूरज हर घर बिजली मुक्त योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। यह है घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना। जो हमारे घर हैं उसमें सौर ऊर्जा आधारित बिजली को हम बढ़ावा दे रहे हैं इस योजना के तहत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम RO का हो या प्रॉपर UPPCS का हो, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन योजना बेस रहते हैं। तो इस बार ये योजना पूछी जा सकती है। योजना हमेशा वही पूछी जाएगी जो क्या तो करंट में भारत सरकार ने नई जारी की है, या किसी योजना में संशोधन किया है, या किसी योजना के 5, 10, 15, 20 वर्ष पूरे हुए, या उसकी कोई विशेष उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको कोई पुरस्कार मिला, इस तरह से। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के, विश्व आर्थिक मंच के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, या यूनेस्को के? किसके उससे ये तैयार किया जाता है? यह विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक। जैसे जैसे हम तकनीकी प्रगति करते जा रहे हैं तो तकनीकी से संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही, जैसे साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर आज के समय में ऐसा युद्ध है जो कंप्यूटर के द्वारा लड़ा जाता है और कहीं पर भी बैठ के लड़ा जा सकता है। इसका पता करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे देखो, साइबर वारफेयर क्या है? जैसे अभी हम जो हथियारों से लड़ रहे थे वे सारे हथियार कैसे थे? परंपरागत हथियार को देखना पकड़ना आसान है, जैसे हीट व्यू। अगर कोई देश किसी देश पे मिसाइल छोड़ता है तो सबसे पहले हीट निकलेगी, पता चल जाएगा कि यहाँ से मिसाइल छूटी है।
पता कर सकते हैं। साइबर स्पेस में ऐसा नहीं है। जैसे हमें किसी देश को पंगु बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, अगर हम चाहते तो पूरे पाकिस्तान को क्या कर सकते थे, बिल्कुल पंगु बना सकते थे साइबर वारफेयर करके। पाकिस्तान का किसी भी देश का जो सिस्टम होता है वो चलता है इन्फॉर्मेशन पे। किस पर चलता है? इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपका इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी जाए तो आपको क्या पता चलेगा? आप फ़ोन भी नहीं कर पाएंगे कहीं भी। एक कमरे में बैठ जाए, आपको पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस के गांव में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, या पड़ोस के शहर में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मोबाइल आपका बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि जो इंटरनेट सेवा या मोबाइल जिस वजह से चल रहे थे वो सैटेलाइट पर साइबर अटैक हो गया है। जब साइबर अटैक हो गया है तो सैटेलाइट दो तरह की होती है, एक सैन्य सैटेलाइट और एक नागरिक सैटेलाइट, सिविल सैटेलाइट। नागरिक सैटेलाइट अलग होती है, सैन्य सैटेलाइट अलग होती है। अगर किसी देश को पंगु बनाना है तो हमें नागरिक और सैन्य सैटेलाइट किसी भी देश की ख़त्म कर देनी है। तो उसकी सूचना एक जगह से टुकड़ी अपनी बड़े ऑफिस को सूचना भेज ही नहीं पाएगी। कैसे भेज पाएगी? अगर हमें किसी सिटी को परेशान करना है तो उसका हम साइबर अटैक करके उसकी ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त कर सकते हैं। कैसा ट्रैफिक सिस्टम? जिससे हमारी गाड़ियाँ सिटी में दौड़ती है, उसका हम पानी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई किससे चल रही है? साइबर उससे चल रही है। आज हम गैस की जो सप्लाई कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? पाइप से, वो भी साइबर अटैक से तोड़ी जा सकती है। बिजली ग्रिड हैक कर ली बिजली की, जब आपके पास लाइट ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या? तो किसी भी देश को पंगु बनाने का आज के समय में साइबर अटैक सबसे आसान और सबसे कम खर्च, मतलब बहुत ही आसान तरीका है। मिसाइल अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी समस्या है, जबकि किसी देश को साइबर सैटेलाइट हमने वो कर दी तो उसी से ख़त्म हो जाएगा। भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का प्रमुख पहलू क्या है? वर्तमान में भारत एक जनसंख्या संक्रमण से गुजर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ उसकी जन्म दर और मृत्यु दर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वर्तमान में भारत 150 बिलियन के लगभग पहुंचने वाला है हाल कुछ ही वर्षों में, यानी कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे तो अभी भी है, मगर 150 मिलियन को टच कर जाएंगे कुछ वर्षों के बाद। तो इसमें जन्म दर में कमी आ रही। क्या आ रही? जन्म दर में। और जन्म दर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर में कमी आने के कई सारे कारण हैं। एक तो हमारी जागरूकता, एक हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा हो जाना, एक हमारे हम जो उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें हम अनमैरिड रहने की समस्या, देर से विवाह करने की समस्या। अगर कोई व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर चिंता है तो वो विवाह नहीं कर रहा है या देर से कर रहा है तो उसमें फर्टिलिटी घट जाती है। जैसे पारसी समुदाय के यहाँ से जन्म दर बहुत घट गई है, अब वहाँ पर बच्चे उत्पन्न हो सके, उनके जो जनसंख्या बढ़ सके, तो भारत सरकार ने जियो पारसी योजना उनके लिए लाई गई है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप शादी बाद में करना सोचेंगे, पहले एक जॉब लेना सोचेंगे, आर्थिक स्वायत्ता चाहेंगे, और उसी के चक्कर में लेट शादी होना यह भी एक कारण है। तो जन्म दर में कमी होना, यह इसका आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार किस अधिनियम में वर्णित है? यह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित है। बी हमारा ऑप्शन है, और यह क्वेश्चन इस बार आएगा। ये एक्ट तो कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अब तक फिल्म्स में। नक्शा, ये नक्शा है, नक्शा इंग्लिश वर्जन देखना। योजना किसके द्वारा शुरू की गई? गृह मंत्रालय के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। किसने शुरू की है योजना? यह जो योजना की है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नक्शा योजना शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। हाल ही में चर्चा में रहे कृषि समझौता A0A, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। यह जो हिस्सा है WTO का हिस्सा है, किसका? विश्व व्यापार संगठन का।
और WTO की स्थापना 1995 में हुई और जेनेवा में इसका मुख्यालय कब हुई? 1995। इससे पहले था गैट, एक समझौता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ करके कुछ ये था। उसी के स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसी के तहत यह कृषि समझौता है। इस वाले समझौते का यूपीएससी में मेंस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में मिला के। तो यह प्रीलिम्स में भी हमारा बनता है। अभी तक प्रीलिम्स में इस पे जो क्वेश्चन आए हैं वह इस पे दी जाने वाली जो सब्सिडी है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी, ग्रीन सब्सिडी, रेड सब्सिडी, उन पे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र क्या है? रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र के बारे में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरी संभावना है यह आएगा। यह जो घोषणा है एक तरह का परमाणु निरस्त्रीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि पूरे विश्व में परमाणु हथियारों की होड़ को खत्म करना और परमाणु हथियार जो मौजूदा है उनका भंडारण कम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र का। तो आज ये हमने जनवरी माह के टॉप 50 MCQ देखे। पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको आर के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे भी हमारी क्लास MCQ की जारी रहेगी। अब हम 2024 के खासकर, क्योंकि आर का एग्ज़ाम है 1 साल का करंट आएगा, तो अभी हम 2024 के जो महत्वपूर्ण मंथ है, क्वेश्चन है महत्वपूर्ण उनको देखेंगे। तो यह PDF आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।